4 जून के बाद जो हमने पाया है, अगर आज का आप न्यूज़पेपर कोई भी उठा के देखिए, एक फोटो गायब है जो रोज हमारे चेहरे पर ऐसी आती थी कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो हम पर एहसान था, जो उन्होंने हमको सिर्फ जीने के नहीं बल्कि इंसान के तौर पे जीने का अधिकार देने वाला संविधान दिया है, उसको बचाने का, उसका सुरक्षा करने का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विश्वास पर पूरी तरह से उतरने का काम आपने किया है। हमने वोटिंग देते टाइम ये नहीं सोचा कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी है, हमारी MIM है, या ओबीसीओं का काम करने वाली है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ संविधान को देखा। हमने उस वक्त ये नहीं देखा कि कौन से धर्म वाला है, कौन सी जाति वाला कैंडिडेट है। हमने सिर्फ ये देखा कि इस देश का जो आखिरी नागरिक है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, उस तक के न्याय पहुंचे, इसलिए संविधान की रक्षा हो। उस वक्त उन्होंने अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल एक परमानेंट रहने वाला संविधान, जो भारत के लिए सबसे बेहतर हो और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सोच के बनाया। ये कैसा, ऐसे ही नहीं हम उनको महामानव कहते हैं कि जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे उनको हम पैसे देंगे। एक्चुअली ये भी संविधान नहीं मानता। संविधान किसी धर्म विशेष के किसी भी कार्यक्रम के लिए पैसे देने से मना करता है। सामाजिक न्याय विभाग के लिए जो पैसा आता है वो पिछड़ों के बच्चों के पढ़ाई के लिए, हॉस्टल्स के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए होता है पैसा। यानी कोई अगर तीर्थ यात्रा पे जाएगा तो आपने पॉलिसी बनाई कि हमारे बच्चों का मुंह का निवाला आप निकालेंगे, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे आप काटेंगे, उनके फीस के पैसे आप काटेंगे और तीर्थ यात्रा पे देंगे। इसलिए वहां पे सही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि संविधान ने दिया है, 6ठा शेड्यूल जो जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए जुड़ा है। ऐसे ही थोड़ी लिख दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। जय मूल निवासी, जय ओबीसी। 2024 लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और मुस्लिम समाज ने क्या पाया, क्या खोया, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या होगा। सबसे पहले सर हम बात करेंगे कि हमने क्या पाया। तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 4 जून के बाद जो हमने पाया है, अगर आज का आप न्यूज़पेपर कोई भी उठा के देखिए, एक फोटो गायब है जो रोज हमारे चेहरे पर ऐसी आती थी। देखिए आज किसी भी पेपर के फ्रंट पेज पे वो फोटो नहीं है। अब पेट्रोल भराने को जाओ तो फिर वो नजर नहीं आता। जो सर्टिफिकेट कोविड के हमको मिले थे उसमें से वो गायब हो चुका है। तो मडावी साहब आप जो शिकायत कर रहे थे कि आफत के वक्त वो कहीं नहीं होता, अरे अब वो तो कहीं नहीं है। ऑस्ट्रिया जाके वो ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो ये आपका धन्यवाद कि आपने ये किया। लेकिन सबसे बड़ा काम जो आपने किया है वो ये किया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो हम पर एहसान था, जो उन्होंने हमको सिर्फ जीने के नहीं बल्कि इंसान के तौर पे जीने का अधिकार देने वाला संविधान दिया है, उसको बचाने का, उसका सुरक्षा करने का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विश्वास पर पूरी तरह से उतरने का काम आपने किया है। इसके लिए आप सभी को इसकी बधाई। और इस इलेक्शन में हमने ये पाया।
इस इलेक्शन में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो लोग हम यहां जमाए हमने दी। सबसे पहले हमने अपनी जो पर्सनल पार्टियां थी वो खत्म कर दी। बीआरएसपी ने कोई सीट नहीं लड़ी। हमने वोटिंग देते टाइम ये नहीं सोचा कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी है, हमारी एमआईएम है, या ओबीसीओ का काम करने वाली है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ और सिर्फ संविधान को देखा। हमने उस वक्त यह नहीं देखा कि कौन से धर्म वाला है, कौन सी जाति वाला कैंडिडेट है। हमने सिर्फ ये देखा कि इस देश का जो आखिरी नागरिक है, जिसको न्याय मिलना चाहिए, उस तक के न्याय पहुंचे, इसलिए संविधान की रक्षा। तो यह हमारा हासिल है कि अगर हम ये सोच ले कि कोई अपने आप को डिक्टेटर समझ के दंभ में आके कहे कि हम 400 पार जा रहे, तो उसको साइज में हम कट कर सकते हैं। यह हमने पाया कि हम चाहे तो एक मजबूत अपोजिशन हम दे सकते हैं। आंख बंद करके वोटिंग नहीं, पूरे होश हवास में वोटिंग की। देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे पूरा शक है। लेकिन उस हालत में भी हमने एक मजबूत अपोजिशन दिया। जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से संविधान द्रोह था कि किसी एक आदमी के नाम से देश के सरकार को बुलाना, वो हमने खत्म करवा दिया। किसी एक आदमी के नाम की नहीं सरकार। सरकार तो सर भारत सरकार ही होगी। सरकार में कोई भी बैठे, ना वो इंदिरा सरकार हो सकती है, ना राजीव सरकार हो सकती है, ना मोदी सरकार हो सकती है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी एक नाम से, तो हमने वो भी कर दिया। अब हमको आगे का भी तो हिसाब करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के बारे में मैं जब जब सोचता हूं, जब जब पढ़ता हूं, तो एक सवाल मेरे सामने आता है मन से कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस टाइम इंफॉर्मेशन मिलने के कोई रास्ते नहीं थे। उनको तो पहले क्लासरूम में नहीं आने दिया जाता था, किताबों को टच नहीं करने दिया जा सकता था। वो भी हमारे जैसे एक मां के पेट से जन्म लिए हुए इंसान थे, मुंह से नहीं निकले थे भाई। हम तो सब नॉर्मली पैदा हुए हुए लोग हैं। हाँ, बायोलॉजिकल। लेकिन उस वक्त उन्होंने अगले 100 साल, 200 साल, 300 साल एक परमानेंट रहने वाला संविधान, जो भारत के लिए सबसे बेहतर हो और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोच के बनाया। ये कैसा? ऐसे ही नहीं हम उनको महामानव कहते हैं। तो अगर उन्होंने ये सोचा कि हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई हक है ये कहने का या सवाल करने का कि वो सिस्टम बेस्ट है या नहीं है। मैंने आंख मूंद के मान लेना चाहिए कि वो सिस्टम बेस्ट है। अगर उन्होंने ये डिमांड की थी कि दलितों के लिए अलग से मतदार संघ हो जहां पे सिर्फ दलित वोट करें, तो मुझे लगता है ये उनकी डिमांड गलत नहीं थी। मैं उस इतिहास में पुनः पैक्ट के जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने जो देखा था, उन्होंने जो कहा था, वो आज हम सोचने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि वो ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन मिले सभी को। और रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से आपकी पॉलिसीज बनती है, और अगर गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो पॉलिसीज पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। अगर परसों की बात करूं मैं, तो लाड़की बहन के बाद में योजना आई, वो तीर्थ यात्रा वाली, कि जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे उनको हम पैसे देंगे। एक्चुअली ये भी संविधान नहीं मानता। संविधान किसी धर्म
विशेष के किसी भी कार्यक्रम के लिए पैसे देने से मना करता है तो असंवैधानिक है। लेकिन फिर भी वो हमने योजना लाई तो उसके लिए आपने अलग बजट देना था, लेकिन किसको कहाँ दिया? उसको जिनके हॉल में हम खड़े हैं, सामाजिक न्याय विभाग को वो दिया। सामाजिक न्याय विभाग के लिए जो पैसा आता है वो पिछड़ों के बच्चों के पढ़ाई के लिए, हॉस्टल्स के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए होता है पैसा। यानी कोई अगर तीर्थ यात्रा पे जाएगा तो आपने पॉलिसी बनाई कि हमारे बच्चों का मुंह का निवाला आप निकालेंगे, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे आप काटेंगे, उनके फीस के पैसे आप काटेंगे और तीर्थ यात्रा पे देंगे। तो अगर यह पॉलिसी वहां पारित हुई है तो जो रिप्रेजेंटेशन आपका वहां है क्या वो बराबर है? मेरे नजर में वो नहीं है, क्योंकि उसका कारण है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बात हमने नहीं मानी। रिप्रेजेंटेशन का महत्व इसलिए है कि आपके जो ग्राउंड लेवल पे क्या जरूरतें हैं वो उस रिप्रेजेंटेटिव को मालूम हो, वो अपने लोगों के लिए लड़े वहां, ना कि जैसे मडावी साहब ने कहा कि ना कि वहां जाके चुप बैठे रहे या अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे या कुल्हाड़ी को ढूंढ के उस पर ले जाके पैर मारे। अगर आदिवासियों के प्रॉब्लम्स को हम देखें तो परसों फिर से एक भूमि पूजन हुआ गढ़चिरौली। उसके बारे में यह कहा गया कि अभी तक के तो एनवायरनमेंट का क्लियरेंस ही नहीं आया उस प्रोजेक्ट के लिए। आदिवासी बहुल इलाका है, शेड्यूल में आता है वो एरिया। वहां पे पेशा नाम का एक कानून अप्लीकेबल होता है जो ये कहता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो तय करेंगे कि उनको क्या चाहिए और वहां के जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो रॉयल्टी है वो उनको मिलेगी, जिससे वहां रहने वाले हर भाई को, हर घर को फायदा होगा और उनकी अपने आप उन्नति होगी, उनको भीख मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जब हम पैसा की बात करते हैं तो वो हमको नक्सली और अर्बन नक्सली का ब्रांड बताते हैं। इसलिए वहां पे सही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि संविधान ने दिया है, ये 6वां शेड्यूल जो जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए जुड़ा है। ऐसे ही थोड़ी लिख दिया डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। लेकिन रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है। तो हमने तो यह पाया कि संविधान बचाने के लिए हमने एक टीम खड़ी कर दी है, यह हमने हासिल किया। लेकिन अनुसूचित जाति ने क्या पाया, जनजाति ने क्या पाया, मुसलमानों ने क्या पाया? देखिए, माइनॉरिटी ये वर्ड भी बड़ा खतरनाक है सर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों जगह होते हैं और लेकिन अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आप उठा के देखिए, दोनों जगह रहते हैं। तो माइनॉरिटी नहीं, हम मुसलमानों की ही बात कर रहे हैं। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें तूफान आया था, कैसे आया पता नहीं, लेकिन उस वक्त भी 22 खासदार चुन के आए थे मुसलमान। फिर 2019 आया, तूफान थोड़ा कमजोर हुआ, 26 चुन के आए। अभी तो हमने कमर तोड़ दी उनकी, लेकिन मुसलमान 24 हो गए। तो जो मैंने कुर्बानी की बात किया था सर, वो यहां आए कि 24 हो गए। क्यों हुए? क्योंकि जिन पार्टियों को इसका फायदा मिलने वाला था संविधान बचाओ का, उन्होंने हमसे कहा कि देखो, मुसलमानों को अगर हमने टिकटें दिए तो सीटें चुन के नहीं आएंगी। आज जरूरत है कि लोगों ने हमको उनकी सीटें कम करने की। हमने कहा ठीक है, पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को आपने सीट नहीं दी, यानी महाराष्ट्र से किसी भी मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा, तो अब फिर हमको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी किसकी आती है? 23 नवंबर 1949 को संविधान सभा में यवतमाल के एडवोकेट एसके काजी साहब मेंबर थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा था कि जिस तरह का संविधान हमने अब अपनाया है तो
तो इसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी ये देखने की कि मुसलमानों का परसेंटेज बना रहे संविधान संसद में, वरना हमारा परसेंटेज संसद में और नौकरियों में कम होता जाएगा। अगर सेकंड पार्ट करेक्ट हुआ तो कांग्रेस फेल हुई है। तो आपने हमसे कुर्बानी ले ली और कोल्हापुर के पास मुसलमानों की एक मस्जिद पर हमला हुआ, जो कांग्रेस के खासदार का बेटा था उसका लीडर। तो अब हमारा तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं खुद का, तो कांग्रेस का स्टेट का कौन सा बड़ा लीडर या देश के लेवल का कौन सा बड़ा लीडर वहां आके आवाज कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो फिर से मैं कहूंगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से यह हो रहा है हमारे साथ। तो अब हमने संविधान बचा लिया, लेकिन विधानसभा का क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान बचाने का काम सिर्फ संसद के इलेक्शन तक के था, पार्लियामेंट के। विधानसभा का और संविधान का कोई संबंध नहीं। उन्होंने दलितों के साथ भी क्या किया आप देखिए, कहां कहां से जो रिजर्वेशन वाली सीट से चुन के आए। आंबेडकरी कितने हैं और नॉन आंबेडकरी कितने हैं? क्योंकि अगर संविधान बचाना है, संवैधानिक काम करना है, तो संविधान समझने वाला, संविधान की आत्मा समझने वाला, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के मैसेज को आगे ले जाने वाला ही चाहिए वहां। अगर मैं रामटेक से शुरू करूं तो वहां जो फाइट हुई थी उसमें दोनों कौन थे? जो चुन के आया क्या वो आंबेडकरी है? अब उठा के देखिए पूरे महाराष्ट्र में ये जिद क्या है कि आंबेडकरी नहीं चाहिए। वहां आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए ये हो रहा है कि फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को एडमिशन तो मिल रहा है, लेकिन जब सरकार बोलती है कि हम इनके लिए स्कॉलरशिप देंगे, तो यहां उन्होंने कंडीशन लगा दी है 75% चाहिए आपको। क्या ये पॉसिबल है कि एमए में 75% मिलेंगे? यानी हमको हथेली पर जन्नत तो बताते हैं पोरे साहब, लेकिन मिलने नहीं दी। ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला मेरे सामने, मैंने उस स्टूडेंट को मार्क इनविटेशन देखा, उसको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला है, नागपुर का ही बच्चा। लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि तेरे को 75% नहीं। अरे दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ने उसको बुलाया भाई। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और जैसा परवेज भाई ने बोला, जब शकील भाई ने बोला कि शायद इनको ये लगने लगा है कि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो आज वक्त आ गया है, मुझे लगता है इसी स्टेज से, आज से शुरू हम करें कि ठीक है संसद में हमने दे दिया वोट, लेकिन आज हम ये पूछे कि ठीक है वोट तो हम देंगे, बदले में क्या मिलेगा? ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। और दीक्षा भूमि संघर्ष समिति, विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, मूल निवासी मुक्ति मंच, ये 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाने का काम जो डॉक्टर माने साहब ने किया, वो इसीलिए किया क्या अकेला जब मोलभाव करता है तो थोड़ा कमजोर पड़ता है। जब यूनाइटेडली मोलभाव होगा तो कुछ बात होगी। तो पहला सवाल यह है कि कितने आंबेडकरीज को आप टिकट देंगे, कितने मुसलमानों को आप टिकट देंगे अल्पसंख्यक में, कितने ऐसे मेरे मूल निवासी आदिवासी भाइयों को आप टिकट देंगे जो अपने आप को वनवासी नहीं मानते। वो फर्क तो मडावी साहब ने आपको समझा दिया, उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। शुरुआत तो यहां से होनी चाहिए। हमने आपसे कोई जिद नहीं की पार्लियामेंट इलेक्शन, लेकिन अब कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको टिकट देने से आपकी वो सीट चुन के नहीं आ सकती, तो ये हमारा फेलियर नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप आपके आदमी के लिए तो हमारे वोट ले लेंगे, लेकिन जब हमारा आदमी आएगा
तो आप अपने वोट उसको नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? क्या दोनों तरफ वही लोग हैं? क्या कांग्रेस के खादी में भी अंदर खाकी चड्डी है पोरे साहब? तो ये इन पार्टियों को देखना, इसके लिए जरूरी है कि हमारे हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जिले में इस तरह के चर्चा सत्र हो और एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो उन लोगों का जो खुद तो लड़ना नहीं चाहते लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़वाना चाहते हैं, और अपने छोटे छोटे स्वार्थों को हमको त्यागना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जानता हूं, मैं खुद भी इस सब्जेक्ट पर मानेसर को सुनने के लिए बेता हूं, हम सभी, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम सबको भी एक चीज सोचना हो कि इन हालात के लिए शायद हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि हम में से जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, हम में से जो लोग अपने अपने पक्ष में बड़े नेता बनना चाहते हैं, क्या हम उनके पीछे खड़े होते हैं या उनको अपना बराबरी वाला समझ के हम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं? क्या हम ही सबसे पहले, अगर उनको टिकट मिल रही तो सबसे पहले जाके उनके बारे में बुराइयां करना शुरू करते, और उसको टिकट ना मिले किसी और को मिल जाए तो चलेगा लेकिन इसको नहीं मिलना चाहिए, कोई और बड़ा बने तो चलेगा, मेरा भाई बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे हमको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कि हमारा रिप्रेजेंटेशन सही लोग नहीं करेंगे जो हम में से आ रहे होंगे, तब तक कि हमको इन चीजों से जूझना पड़ेगा। एजुकेशन, पोरे साहब ने कहा सरकारी स्कूलें बंद हो रही, बल्कि बंद कर दी गई, सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे, उसको अगर ब्रेक लगाना है तो आपको वो रिप्रेजेंटेटिव लगेंगे जो वहां आवाज उठाए। 80-85 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में अनाज देने का वादा है, यानी 80 और 85 करोड़ भिखारियों का देश अगर आपने बना दिया, इसको रोकने की जरूरत है। ये इस तरह की रेवड़ियां, यानी हमारे बच्चों ने भीख ही मांगना है, तो ऐसा आप चाहते हैं, आप उससे नौकरी दो, हम तो इज्जत से जीना चाहते हैं, काम दो। तो ये सब करवाने के लिए आपको अपने रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। आपका रिप्रेजेंटेशन वही दे सकता है जो संविधान के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर सिर्फ संविधान बता के वो आपके वोट बटोरना चाहता है और आपको रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहता, तो मैं बहुत साफ साफ कहता चलूं कि नियत में खोट है, और उसको आज हमको दुरुस्त करने की जरूरत है। आज हमको डॉक्टर सुरेश मानेसर जैसे मार्गदर्शक, ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेशन की सख्त जरूरत है कि हाउस में इस तरह की आवाजें गूंजनी चाहिए जो पढ़े लिख के आए हैं, जो जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर क्या चाहते थे। तो हमको अपने समाजों में डॉक्टर सुरेश माने जैसे लोग ढूंढने होंगे और उनको उस जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी पड़ेगी। तो उम्मीद के साथ कि ये चर्चा यहाँ न रुकते हुए आगे बढ़ेगी, और ख़ास तौर से तीनों संगठन के पदाधिकारी जिन्होंने सोचा कि इस तरह की चर्चा हो, उनका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।